आवर न्यू टॉपिक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आखिरकार किस कारण से सेटअप किया गया था यूएस गवर्नमेंट द्वारा? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के पीछे क्या कारण थे? इसको किस तरह से पूरे मैकेनिज्म को किया गया? किस तरह से इतने सारे जीन्स की स्टडी की गई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स में, यही हम जानेंगे इस वीडियो पे। तो अगर आप सभी हैं जेपी वर्ल्ड क्लासेस के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। व्हाट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? सबसे पहले तो यही कॉन्सेप्ट आता है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि सारे के सारे डीएनए सीक्वेंसिंग, या फिर सिंपल बोल सकते हो जितने टोटल जीन्स ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, उन सारी की स्टडी करने के लिए फाइनली ये लॉन्च किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मेनली दो इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया था। एक तो यूएस गवर्नमेंट, मतलब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, और इसी में एडिशनली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने भी, मतलब ये दोनों डिपार्टमेंट्स या फिर बोल सकते हो इन दोनों इंस्टीट्यूट ने मिलकर के ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को पूरा किया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करीब करीब 30 इयर्स का पूरा कंप्लीट पैकेज प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा क्रिटिकल था, क्योंकि यहाँ पास कई मतलब हजारों लाखों जैसे करते रहते थे प्रोजेक्ट, भाई ऐसे कर रहे हैं और लगातार सेम टू सेम रिजल्ट, इतनी बार सेम टू सेम रिजल्ट, फिर भी हार नहीं मानी। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी जितने भी जीन्स हैं ह्यूमंस के अंदर, फाइनली उन सारी की स्टडीज की गई और उन सारा का डाटाबेस कलेक्ट किया गया। ये पूरा प्रोजेक्ट को करने के लिए 13 इयर्स का वक्त लगा, जो कि करीब करीब 1990s में चालू हुआ था, 1990s में चालू हुआ था, और जो जाके 2003 में जाके पूरा हुआ। मतलब सबसे ज्यादा ड्यूरेशन वाला एक टाइम से बोल सकते हो प्रोजेक्ट निकाला गया था। अब मेन कारण आता है भाई, यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आखिरकार इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के पीछे कारण क्या था? तो सिंपल, इतना बड़ा प्रोजेक्ट करने के पीछे एक ही कारण था कि बायोलॉजी के डिफरेंट फील्ड्स को इंक्रीज करना, जैसे कि इंफॉर्मेटिक्स हो गया, एजुकेशनल फील्ड में डेवलपमेंट करना, जेनेटिक्स की फील्ड्स में डेवलपमेंट करना, मतलब बायो इंफॉर्मेटिक्स की पूरी तरह से डेवलपमेंट करना। ये मेन कारण था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का लॉन्च करने का, मेन एम बोल सकते हो। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एकदम से एक और इसका नाम है, एक तो ये तो एक सिंपल सा नाम हो गया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में इसे HGP बोला जाता है, और एक एडिशनली इसे मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब मेगा प्रोजेक्ट के नाम से जानने जाने का कारण कुछ ये 13 साल की मेहनत है। क्या क्या पहला क्या कारण है? पहला कारण है कि इसमें करीब करीब 9 बिलियन यूएस डॉलर की इन्वेस्टमेंट हुई है, जो आपकी स्क्रीन पे रुपीस में दिख रहा होगा। भाई बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरी इसका कारण था, इसका मेगा प्रोजेक्ट ना कहने का दूसरा कारण यह था कि इसमें 3300 बुक्स क्रिएट हो गई। पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन को राइट करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए 3300 बुक्स की जरूरत पड़ी, और सारी की सारी बुक्स में 1000 पेजेस हैं, 1000 पेजेस हैं, और उन सारे के सारे पेजेस में, हर एक पेज में 1000 लेटर्स लिखे गए हैं, वर्ड्स लिखे गए हैं। मतलब आप करीब करीब अंदाजा लगा सकते हो कि पूरे एक बुक में कितना लिखा गया होगा। एक बुक में करीब करीब 10 लाख लिखा हो गया शब्द, बाद अब 10 लाख हर एक बुक में शब्द। भाई इतने सारे के जेनेटिक कोड्स लिखे गए थे, यहाँ AUG, फिर इसके बाद रिपीट, बहुत सारे, इतने सारे के सीक्वेंसेस लिखे गए, उनके किस कारण से सीक्वेंस ऐसे बन रहे हैं, इनके बीच में क्या रीजन है, इनके बीच में म्यूटेशन किस तरह से हो रहा है, इनके बीच में फर्दर ये नेक्स्ट जनरेशन में जाके किस तरह से भी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इन सारी बुक्स में प्रेजेंट है।
अब तीसरा जो इसका कारण आता है इस मेगा प्रोजेक्ट कहने का, वो आता है हाईली कम्युनिकेशनल डिवाइसेस। ठीक है, हाईली कंप्यूटेशनल डिवाइसेस है, वैसे हाई कम्युनिकेशनल डिवाइसेस भी बोल सकते हैं। मतलब ये सारी चीजों को एनालाइज करने के लिए इतने सारे प्रोसेसिंग, इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे सीक्वेंस को एनोटेट करने के लिए, नोटेशन करने के लिए एक हाईली कंप्यूटर डिवाइसेस की जरूरत पड़ी थी। मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ी थी। सिंपल से बोल सकते हो सुपर कंप्यूटर्स टाइप के डिवाइसेस यहाँ यूज किए गए थे, क्योंकि हमें सेल को नहीं देखना है, सेल के अंदर क्रोमोसोम को भी नहीं देखना है, क्रोमोसोम के अंदर के जीन को नहीं देखना है, जीन के अंदर के डीएनए को देखना है, और डीएनए के अंदर के डीएनए में जो बेसेस है उनको देखना। मतलब इतना ज्यादा डीप में जाना है, तो इसके लिए जो एनालिटिकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट होना चाहिए। इसलिए हाई कम्युनिकेशनल डिवाइसेस या फिर हाई कंप्यूटेशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया था। तो इस कारण से इस प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, चलो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर जस्ट आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार इसमें क्या क्या रीजन से जो इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, क्या क्या इंपॉर्टेंट गोल्स थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेनली फॉलोइंग ये सारे के सारे गोल्स थे। पहला, अगर कोई मेन पूछे गोल क्या था, तो मेनली गोल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था कि एक बायो इंफॉर्मेटिव, मतलब पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन या डिफरेंट एरियाज क्रिएट करना बायोलॉजी के फील्ड में, जिसे बायो इंफॉर्मेटिक्स बोला जाता है। चलो, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट गोल्स थे। पहला तो करीब करीब 20,000 से 25,000 की जीन की स्टडी करना था। ये तो पहला गोल था उनका। नेक्स्ट गोल था करीब करीब 3 बिलियन बेसिस की सीक्वेंस की स्टडी करना। अब तो जीन हमने स्टडी कर लिया, जीन के अंदर जो बेसिस के सीक्वेंस है जो कि पूरे के पूरे डीएनए फ्रेम को क्रिएट करते हैं, मतलब पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, वो सारे 3 बिलियन बेसिस की स्टडी करना था डिफरेंट ह्यूमंस में। नेक्स्ट इसका कारण था, इंपॉर्टेंस था कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन को डाटाबाइस कलेक्ट करना। मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही थी डीएनए से रिलेटेड, जीन से रिलेटेड, सीक्वेंसेस से रिलेटेड, वो सारी इंफॉर्मेशन को डाटाबाइस कलेक्ट करना था। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव टूल्स। ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है। अब जितने भी अभी तक उससे पहले डाटा एनालाइज करने के तरीके थे, उन सारे तरीकों को इम्प्रूव करना भी एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि बहुत सारे डिसीजेस होती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि जीन के कारण होते हैं, जीन में फ्रेम्स में चेंजेस होने के कारण ही होते हैं। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइजिंग करने की कैपेसिटी को इंक्रीज करना, मतलब इम्प्रूव टूल्स को इम्प्रूव करना, ताकि ये सारे के सारे डिसऑर्डर्स के लिए क्यूरेबल फॉर्म क्रिएट की जा सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसी में ट्रांसफर इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का मतलब है कि डिफरेंट सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना रिलेटेड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, या फिर जेनेटिक सीक्वेंस बोलो, डीएनए की सीक्वेंस बोलो। जैसे कि ये पहला तो एजुकेशन के फील्ड में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों के बारे में जान सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में इन्वॉल्व हों। ठीक, दूसरा इनका मेन कॉन्सेप्ट था इंडस्ट्रियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, इंडस्ट्रियल्स को ये सारी के सारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना। क्योंकि इंडस्ट्रियल में क्या होता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिसीज की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ों के लिए भी ये इंफॉर्मेशन क्रिएट की जा रही थी। आखिरी में आता है LEC, ALSI, यानी पूरे लोगों को एड्रेस करना इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज के बारे में। इथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज के बारे में मतलब बोलेंगे तो जो भी लोगों की गलत भावनाएं थी डीएनए फ्रेम से लेकर के, जेनेटिक्स से लेकर के, या फिर उन्हें लगता था कि कई लोगों का जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो कई स्टेट्स ने, कई लोगों ने, कई फादरीज ने
इसके पीछे विरोध भी किया था। दैट ये गॉड की क्रिएशन को हमें जानना नहीं चाहिए, गॉड की क्रिएशन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हमें उसमें कोई भी चेंजेस लाने का कोई अधिकार नहीं है। ये सारी ऐसे लोगों की भावनाओं थी, या फिर किसी भी जेनेटिक सीक्वेंस की रीडिंग करने के लिए कोई भी इंसान या फिर किसी भी जानवर पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाना चाहिए, ये भी उनका लोगों का मानना था। तो ये सारे के सारे चीज़ों का एक गलत कॉन्सेप्ट को हटाने के लिए लोगों को अंदर ये भी इसका एक प्रोजेक्ट था जो कि लोगों को एड्रेस करना था ALSI के बारे में, यानी एथिकल लीगल सोशल इश्यूज को भी दूर करना इसका मेन उद्देश्य था। तो बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या कॉन्सेप्ट थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ये फॉलोइंग कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए फिर आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर अब हमने समझ लिया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों लॉन्च किया गया था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब ह्यूमन जीनोम की क्या मेथोडोलॉजी थी, मतलब ये प्रोसेस किस तरह से किया गया, अब ये समझते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में मेनली दो लाइन सबसे फेमस हैं, एक तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग क्या होता है और सीक्वेंस एनोटेशन क्या होता है, पहले ये समझ लो। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग मेथड एक ऐसा मेथड था जिसमें सारी की सारी जीन्स का आइडेंटिफाई करना था जो आरएनए कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थी। मतलब जो आरएनए एक्सप्रेशंस को शो करती थी वो सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई करना था ह्यूमंस में। ये आता है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। बट जो सीक्वेंस एनोटेशन है इसमें जितने भी कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट्स आते हैं डीएनए में, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग पार्ट्स आते हैं डीएनए में, उनकी कंप्लीट सीक्वेंस में स्टडी करना था और उनकी इंफॉर्मेशन को जेनेटिक मैपिंग और फिजिकल मैपिंग के रूप में एक्सप्रेस करना था। तो ये दो मेन लाइन सबसे ज्यादा फेमस है, या फिर एक सिंपल बोल सकते हो यही दो मेथोडोलॉजी हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फाइनली आखिरकार तो ये समझ लिया ये है, ठीक है ऐसा, बट आखिरकार प्रोजेक्ट पूरा किस तरह से किया, कैसे किया था उसको करके दिखा। अब करके तो दिखा नहीं सकता मैं, ठीक, चलो फिर भी मैं बता सकता हूं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए गए थे। पहला स्टेप आया था, हमने एड अ सुटेबल ह्यूमन सेल कलेक्ट किया। ठीक, ह्यूमंस की सेल कलेक्ट की गई। अब उस सेल से डीएनए को आइसोलेट किया गया, डीएनए से सेल्स के डीएनए को आइसोलेट किया गया, आइसोलेट किया। अब इस जो डीएनए हमारे पास मिला, इस डीएनए के डिफरेंट कट करके फ्रैगमेंट्स बनाए गए। ठीक है, एक स्मॉल 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 फ्रैगमेंट्स बनाए गए, स्मॉल फ्रैगमेंट्स बनाए गए। अब इन सारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स को डिफरेंट होस्ट बॉडीज या फिर डिफरेंट होस्ट बॉडी मत बोलो, सूटेबल वर्ड यूज करते हैं, सूटेबल होस्ट बॉडी में इंजेक्ट किया गया। सूटेबल एबल होस्ट बॉडी में इंजेक्ट किया गया। यहां पास कुछ स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया, कुछ स्पेशलाइज्ड SPECLISIED स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया, जैसे कि BAC, अभी इसका फुल फॉर्म लिख लेना BAC, और दूसरा आ जाएगा YAC। BAC का फुल फॉर्म हो जाएगा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड YAC का फुल फॉर्म है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इस कुछ स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स का इस्तेमाल किया गया पूरे सीक्वेंस को रीड करने के लिए। अब यहां पास से जो इंफॉर्मेशन आई उसे डाटा वाइज कलेक्ट किया गया और फर्दर यहां पास एक और प्रोसेस इस्तेमाल किया गया। एक और साइंटिस्ट एफ सेंगर, ठीक, एक और साइंटिस्ट थे एफ
सेंगर थ्योरी का भी इस्तेमाल किया। मतलब एफ सेंगर मेथड, एफ सेंगर एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने पूरी की पूरी सीक्वेंसिंग दिया था, अपना प्रिंसिपल दिया था कि आखिरकार क्या किसके साथ, जैसे कि ए किसके साथ जुड़ेगा, ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है, ठीक है, जी किसके साथ जुड़ेगा, जी यू के साथ जुड़ेगा। तो ऐसे प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए थे जिसके बेसिस पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स को फिर एक स्टेबलाइज्ड मेथड में उसी प्रिंसिपल का यूज करके डाटास को कलेक्ट किया गया। अब वो डाटास को फर्दर डिफरेंट बुक्स में लिखा गया, जो हमने पढ़ के आए 3300 बुक्स, उसमें हर एक पेज में 1000 लेटर्स में यही सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ठीक। एफ सागर के प्रिंसिपल। अब फर्दर ये सारी इंफॉर्मेशन को डाटा वाइज कलेक्ट किया गया ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, ठीक है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके कि सेल एक डीएनए दूसरे डीएनए से कितना ज्यादा ओवरलैप, कितने ज्यादा फॉर्मेशन उनके पास लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, ये सारी चीजें ओवरलैपिंग की कॉन्सेप्ट को पूरा तरह से यूज करते हुए डाटा को कलेक्ट किया गया। अब वो जो डाटा हमें मिले उसका जेनेटिकल और दूसरा फिजिकल, SICA फिजिकल मैप क्रिएट किया गया, जेनेटिकल और फिजिकल मैप्स क्रिएट किया गया। फर्दर उन मैप्स को कलेक्ट करके डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट कंप्यूटेशनल डिवाइसेस में स्टोर किया गया। और इस तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है मेथडोलॉजी ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि फाइनली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेप्स अपनाए गए थे, ठीक। चलो, तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके कुछ साइलेंट फीचर्स के, कि आखिरकार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में क्या क्या साइलेंट फीचर्स, मतलब इसके क्या क्या फर्दर पूरी की पूरी हमने तो इंपॉर्टेंट फीचर्स सबसे पहले देखा कि इसके क्या क्या मेन लक्ष्य थे, पर वो लक्ष्य पूरे हुए कि नहीं ये इसके जस्ट बाद देखेंगे। आखिरकार हमें क्या क्या ऐसी चीजें पता चला कि कौन सा जीन होता है जो सबसे ज्यादा ह्यूमंस में बड़ा होता है, उसमें कितने बेसेस होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। और कितनी जीन हमने ऐसा एज्यूम किया था कि हमें पढ़ने को मिलेगी, बट कितनी मिली, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए और बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या साइलेंट फीचर्स है उन सारी की बातें कर लेते हैं। तो करीब 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइडिक बेसेस पता लगाया गया, न्यूक्लियोटाइडिक बेसेस का पता लगाया गया। करीब 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइडिक बेसेस ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इन सारे बेसेस को डाटाज वाइज कलेक्ट किया गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो यहां पास निकली, दैट हर एक जीन्स में अगर एवरेजली देखा जाएगा पूरे बॉडी में, ह्यूमंस के पूरे सेल्स में, तो करीब करीब हर एक जीन्स में 3000 बेसेस प्रेजेंट रहते हैं। हर एवरेज देखा जा रहा है ना, अभी मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं कि किसमें ऐसा है किसमें वैसा है, नहीं, एवरेजली अगर बात की जाए तो सब में 3000 बेसेस प्रेजेंट हैं। बट अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा जीन जो हमारे ह्यूमन बॉडी में एग्जिस्ट करता है जिसका नाम डिस्ट्रोफिन है, उसमें 2.4 मिलियन बेसेस अकेले हैं। मतलब इसमें 3164.7 मिलियन बेसिस में 1% तो डायरेक्ट यही ले गया 2.4 मिलियन बेसिस का, ठीक। डिस्ट्रोफिन तो कई बार एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछ देता है कि कौन सा सबसे बड़ा जीन होता है और जो कि ह्यूमंस बॉडी में एग्जिस्ट करता है, तो डिस्ट्रोफिन है जो कि 2.4 मिलियन बेसिस कंटेन करता है। और अगर एवरेजली हम बात करते हैं तो करीब 300 बेसेस ही प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट आता है 30,000 जीन्स हमारे बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी एवरेजली स्टडी की गई, बट ये हमारे एस्टिमेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा कम था, क्योंकि साइंटिस्ट ने ये एज्यूम किया था कि करीब 80,000 से लेकर के 1,40,000 तक हो सकता है जीन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हो। बट ये इंफॉर्मेशन पूरा ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उनके कॉन्सेप्ट को गलत प्रूफ कर दिया
इसमें सिर्फ और सिर्फ 30,000 जीन्स ही पता लगाए गए जो कि ह्यूमंस बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन आती है 99.9% न्यूक्लियोटाइडिक बेसिक सीक्वेंस हर एक इंसान में सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ आप में और मेरे में और या फिर आपके बगल वाले में 0.1% का ही डिफरेंस है। मतलब सब लोग बोलते हैं भाई वो मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वो मेरे से ज्यादा ताकतवर। भाई कोई ताकतवर नहीं है, आप में और उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.1% का ही डिफरेंस है, और 0.1% का डिफरेंस आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तो उस डिफरेंस को बनने मत दीजिए, आप किसी से कम नहीं। चलो नेक्स्ट आता है, इतना सारे बेसिस हैं, नेक्स्ट 99.9%। अब जितने भी जीन्स हमारे पास पता लगाए गए, करीब करीब जो 30,000 जीन्स पता लगाए गए, उसमें से अपने को सिर्फ और सिर्फ ये 50% या फिर उससे कम ही अपने उन सारे जीन्स के फंक्शंस पते हैं। बाकी 50% से भी ज्यादा ऐसे जीन्स है जिनके आज तक अपने को फंक्शन पता ही नहीं चला। अब जो 50% है वही 50% की यहाँ पास जो कॉन्सेप्ट है यही वाला कॉन्सेप्ट है, लोचा, ठीक है। अब जितने पास जो भी अपने पास 2% है, 2% PROTEIN प्रोटीन, ठीक है, इसमें से जितने भी अपने पास 100% जीन्स हैं, ठीक, उसमें से करीब करीब 2% से भी कम टोटल प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं। एमिनो एसिड्स के लिए तो ज्यादातर ही कोड करते हैं। टोटल पूरे बॉडी भर में सिर्फ और सिर्फ 2% कोडिंग की जाती है, जीन्स कोडिंग करते हैं प्रोटीन्स के लिए। बाकी कोई भी बहुत सारे ऐसे जीन्स है जो जीन्स प्रोटीन्स के लिए कोडिंग करते ही नहीं है। अब आता है इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट रिपीटिंग सीक्वेंस का। रिपीटिंग सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट यह है कि मतलब बहुत ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें मेरे बॉडी में भी बात करोगे तो ज्यादातर जो डीएनए के फ्रेम्स हैं वो रिपीटिंग सीक्वेंसेस में प्रेजेंट है। रिपीटिंग सीक्वेंसेस में प्रेजेंट होने का मतलब है कि यहां पास इतना बड़ा मेरे को जीन, अब इसके बाद 1000 2000 3000 ऐसे लाखों तक सेम टू सेम न्यूक्लियोटाइडिक बेसिस, सेम टू सेम डीएनए की फ्रेमिंग, ये सारी चीजें प्रेजेंट है। तो ज्यादातर बॉडी में हर एक ह्यूमंस की रिपीटिंग सीक्वेंसेस ही प्रेजेंट है, और यही रिपीटिंग सीक्वेंसेस क्रिएट करता है 99.9% न्यूक्लियोटाइडिक बेसिक सीक्वेंस, जो हर एक इंसान में सेम टू सेम लाने का। तो रिपीटिंग सीक्वेंस भी इसका सबसे बड़ा कारण है, 99.9% कारण है न्यूक्लियोटाइडिक बेस। अब आता है इसी में नेक्स्ट जो क्रोमोसोम फर्स्ट। अब कौन सा क्रोमोसोम है या फिर कौन सा क्रोमोसोम है जिसके पास सबसे ज्यादा जीन है, और कौन सा ऐसा क्रोमोसोम है जिसके पास सबसे कम जीन है, तो उसके बारे में भी मालूम कर लेते हैं। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही तो जीन रहते हैं और जीन के अंदर ही डीएनए, तो अपने को क्या क्रोमोसोम को पता कर लेते हैं। अभी जीन को तो पता कर लिए, और एक कौन सा जीन है जिसके अंदर सबसे ज्यादा बेस है, तो वो सारी चीजें डिस्ट्रोफिन बारे मालूम चल गया, पर क्रोमोसोम के बारे में भी नहीं मालूम चला, जो यहां से मालूम आपको चल जाएगा कि क्रोमोसोम फर्स्ट के पास करीब 2968 जीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो पूरे के पूरे ह्यूमंस बॉडी में सबसे ज्यादा जीन्स कंटेन करने वाला क्रोमोसोम है, जिसे क्रोमोसोम 1 भी कहा जाता है, मतलब एक टाइप से किंग ऑफ क्रोमोसोम। चलो नेक्स्ट आता है किंग ऑफ क्रोमोसोम नहीं, किंग ऑफ जीन्स। चलो नेक्स्ट आता है वाई क्रोमोसोम। एक ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें सबसे कम जीन कंटेंट होता है, जो कि 2301 जीन है। 2000 अरे सॉरी गलत बोल दिया मैंने, 231 जीन्स है, जो बहुत कम है इस वाले क्रोमोसोम फर्स्ट के मुकाबले। नेक्स्ट इसमें सबसे ये वाला टॉपिक को बात करते हैं। अब आखिरी कॉन्सेप्ट सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमरिज्म यानी SNPS। अब हमारे बॉडी में ज्यादातर जो बहुत ज्यादा एक करीब 1.9
मिलियंस जगह ऐसा पाया गया जहां पास सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमरिज्म्स प्रेजेंट रहता है। मतलब जो डीएनए के जो डिफ्रैक्शंस होते हैं वो सिंगल ही रहता है। वह जगह ऐसा पाया गया कि डीएनए की जो फ्रेमिंग है वो कई जगह एकदम सिंगल ही है, जहां पॉलीमरिज्म्स होता है वहां सिंगल होता है। तो ये भी एक आता है जहां सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक पॉलीमरिज्म्स यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है, डबल न्यूक्लियोटाइड है, एक ऊपर दोनों, बट कई जगह डीएनए की ऐसी फ्रेम्स भी पाई गई जहां सिंगल न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो करीब करीब 1.9 मिलियन जगह है भाई, बहुत ज्यादा है। फिर भी 1.9 बिलियन नहीं मिलियन बॉडी में ऐसी सीक्वेंस जगह पाई गई जहां पास ये सारी के सारे चीजें पाई जाती हैं। चलो, तो ये आता है अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर साइलेंट फीचर्स जो आपको साइलेंटली किल कर रहे होंगे, आपकी इंफॉर्मेशन को इंक्रीज कर रहे होंगे। अब इसी में बात कर लेते हैं, आखिरकार ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का इतना सारा पड़ गए, इतना पैसा बर्बाद करके 9 बिलियन US$ बर्बाद करके, बर्बाद मत बोल भाई, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, गलत बात है, बर्बाद नहीं मतलब यूज करके हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली, इससे अपने को क्या इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन मिली। अब इस इंफॉर्मेशन का यूज क्या है ये समझ आ जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यूज इसका बहुत ज्यादा है। पहला यूज बात कर लेते हैं, जैसे ये जेनेटिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्रांति है। जैसे कि हमारे लिए रिपब्लिक यानी इंडिपेंडेंस डे हमारे लिए सबसे बड़ी क्रांति थी, जिसके कारण हम आजाद हुए। ठीक वैसे ही यहां भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जेनेटिक्स की फील्ड में सबसे बड़ी क्रांति है, जो कि क्या पूरे के पूरे जेनेटिक्स की दुनिया को यहां से उठा करके यहां कर दिया। अब इसकी सारी की इंफॉर्मेशन कंटेंट होने के कारण हमें बहुत सारी चीजें मालूम की गई। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मैं शुरू में ही बताया था, क्या ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं की गई बल्कि के और ऑर्गेनिजम्स के लिए भी की गई, नॉन ह्यूमंस के लिए भी की गई, जैसे मेलेंगोग्लेस्टर हो गए, राइस हो गई, ठीक है। तो इन सारी चीजों के लिए भी की गई थी, ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, ठीक। तो जेनेटिक्स के लेवल को एकदम से इंक्रीज कर दिया। अब जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन इंक्रीज कर दिए, डिफरेंट फील्ड्स में ये इसकी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के फील्ड में हो गया, इंडस्ट्रियल के फील्ड में हो गया, टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो गया, ठीक, ये रिसर्च के फील्ड में हो गया, ये सारी के सारे जगहों पे ये जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन ने तहलका मचा के रख दिया। अभी जो दुनिया है वो सबसे ज्यादा, इंडिया में तो जेनेटिक्स का उतना ज्यादा अभी स्कोप नहीं है, करीब करीब 10 साल तक, बट जेनेटिक्स का जो दूसरे कंट्रीज में स्कोप है वो इतना ज्यादा क्रेज है भाई कि वहां पास क्लोनिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को 8वीं 6वीं ऐसे क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। तो उनका सेमेस्टर वाइज होता है, हमारी तरफ का क्लास वाइज नहीं रहता है। चलो, तो ये आ जाएगा कुछ साइलेंट फीचर्स, कुछ यूजेस जो मेरे हिसाब से आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। इतना ही हमारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ना था। हमारे कॉन्सेप्ट क्लास 12 के बेस्ड पर, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट हो गया हो, मेरे से छूट गया हो, तो जरूर उस कॉन्सेप्ट को हमें बताइए। और लाइट गोल हो चुकी है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।